ऐसे जो भी फोन होते हैं जो परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं उनमें हार्डवेयर भर भर के मिलता है। एक बार इस फोन के नंबर्स पे नजर मारो। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 16GB LPDDR5X रैम, 512GB UFS 4.0 स्टोरेज, 6.78 इंचेस 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले एट 144 Hz, 5000 mAh बैटरी विद 120 वाट फास्ट चार्जिंग। अब 55,000 में और क्या जायदाद लोगे, लेकिन जो स्टोरी ये नंबर्स बता रहे हैं वो आखिर कितनी सच है, यही हमें पता लगाना है। चलो फिर सच का सामना कर लेते हैं। डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो फोन अच्छा दिखता है। इस बार इन्होंने थोड़ा डिफरेंट जाने का सोचा है। एक तो स्क्वायर मॉड्यूल की जगह थोड़ा राउंडेड है और उसके आसपास ये गैप्स वाली सिल्वर कलर की शाइनी रिंग प्रीमियम फील दे रही है। साइड में फ्लैश है और नीचे iQOO की ब्रांडिंग है और ये लेजेंड वेरिएंट है तो इसमें BMW वाली स्ट्राइप्स भी दिख रही हैं। इसमें एक अल्फा वेरिएंट भी आता है जिसमें नीचे सिंपल iQOO की ब्रांडिंग है और पीछे की तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है। इट्स जस्ट ग्लास, इट्स नॉट गोरिल्ला ग्लास और समथिंग। साइड में शाइनी एल्यूमिनियम फ्रेम है जिसपे फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं, उतने ज्यादा नहीं, अगर पास से देखेंगे तो दिखेंगे। नीचे एक USB 2.0 पोर्ट मिलता है। अब ये थोड़ी दिक्कत की बात है कि इन्होंने USB 3 नहीं दिया। ये वो वाली कॉस्ट कटिंग है जिसका डिफरेंस यूजर को कुछ केसेस में फील हो सकता है। और फोन काफी स्लिपरी है, बिना केस के यूज करने में मजा तो आता है लेकिन हाथ से ये फिसलता है। और फोन IP54 रेटिंग के साथ में आता है तो ये वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं है बट इट कैन हैंडल डस्ट एंड स्प्रिंकल्स। और iQOO बॉक्स के अंदर ही एक ट्रांसपेरेंट केस और 120 वाट का चार्जर डाल के देता है। एटलीस्ट यहाँ इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब फ्रंट पे आते हैं तो सामने की तरफ एक 6.78 इंचेस की 1.5K LTPO 144 Hz AMOLED डिस्प्ले है और ये LTPO ढंग से काम भी करता है। जैसे यूज नहीं करेंगे तो 1 Hz और यूज करेंगे तो 120 Hz और 144 Hz ये सिर्फ गेम्स में फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करने के बाद ही जाता है। लेकिन मोस्टली जो भी डे टू डे लाइफ वाली एप्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, ये सारी ही एप्स 90 Hz पे चलती है। सिर्फ फोन का UI है जो 120 पे रहता है। बाकी आप चाहो तो फोर्स करके सारे सिस्टम को 120 Hz पे चला सकते हो। और iQOO ये भी क्लेम करता है कि स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है। लेकिन जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि ये नंबर रियल लाइफ एप्लीकेशंस में मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर हम आउटडोर में इसके सामने 15 Pro Max या 23 Ultra को रख दें जिनकी पीक ब्राइटनेस इससे कम है तो आपको दिखेगा कि उनकी विजिबिलिटी बेटर है। आई डोंट नो कैमरा पे कितना दिख रहा है बट इन रियलिटी इसकी ब्राइटनेस उन दोनों से कम है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि iQOO की ब्राइटनेस सफिशिएंट नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सभी ब्रांड पीक ब्राइटनेस को जिस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं वो सही नहीं होता। बाकी स्क्रीन के बेजल्स छोटे हैं, नीचे की चिन साइड के कंपैरिजन में हल्की सी बड़ी है बट बेजल्स इतने बड़े नहीं है कि ये फोन की प्रीमियमनेस को छुपा ले। फोन सामने से भी उतना ही क्लासी दिखता है जितना पीछे से दिखता है। और एक फीचर इन्होंने ऐड किया हुआ है MEMC एंड सुपर रेजोल्यूशन, जो कि लो FPS की वीडियो को हाई में कन्वर्ट करके दिखाता है। इसको आप चाहो तो ऑन रख सकते हो, ये फिर भी थोड़े काम की चीज है। लेकिन इसमें जो विजुअल एनहेंसमेंट वाला फीचर है वो बेसिकली कलर्स को एनहेंस करता है बट ऐसे जब टॉगल ऑन करके देखने जाते हैं तो वो उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। अगर मैं आपको कलर शिफ्ट दिखाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। स्क्रीन पे शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन है। ये गोरिल्ला ग्लास जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता बट ठीक है। गोरिल्ला ग्लास महंगा पड़ता है और iQOO इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही कॉस्ट कम कर सकता है। बट एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन में आप परफॉर्मेंस पे तो कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते और इन्होंने नहीं करी। 8 Gen 3 इसका सबसे मेन पार्ट है और एक 12GB या 16GB LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज। अब UI जितना मैंने यूज किया है मुझे एक भी स्टटर या लैग नहीं दिखा। सब कुछ काफी स्मूथ चलता है। UI में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिक्कत करता हो। FunTouchOS 13 के कंपैरिजन में मुझे एनिमेशंस भी बेटर लग रहे हैं। बाकी गेमिंग की अगर बात करें तो मैंने गेंशिन इम्पैक्ट 50 मिनट्स हाई सेटिंग पे खेला और परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी। मेरे सामने किसी एंड्रॉइड फोन ने 60 FPS पे ऐसा परफॉर्म नहीं किया, सो इट्स वेरी गुड एट व्हाट इट क्लेम्स। लंबे गेमिंग सेशंस के बाद भी फोन हल्का फुल्का वार्म होता है, ऐसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि iQOO ने काफी बड़ा सा कूलिंग चेंबर भी लगा रखा है। लेकिन अगर आप इतना इंटेंस गेम प्ले करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी परसेंटेज थोड़ा ज्यादा जल्दी नीचे आता है। जैसे कि इस 50 मिनट्स के गेम प्ले में ये 59 से 39 पे आ गया। लेकिन अब क्योंकि चार्जर 120 वाट का है तो आपको कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब क्योंकि सॉफ्टवेयर काफी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है तो इसकी रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया कर रखी है। एप्स काफी लंबे टाइम तक मेमोरी के अंदर रहती है। और इसमें मैंने BGMI भी अल्ट्रा सेटिंग्स पे 90 FPS पे खेला और उसमें भी मुझे कोई जिटर्स नहीं मिले और वहां पे भी इसने 1 घंटे में 20% बैटरी लूज कर दी थी। लेकिन गेमिंग में तो बैटरी जाएगी ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन गेमिंग के अलावा फोन काफी स्टेबल बैटरी लाइफ देता है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है और 120 वाट की चार्जिंग है और चार्जर आपको डब्बे के अंदर मिल रहा है। आधे घंटे से पहले ही ये फोन फुल चार्ज हो जाता है। अब और आखिर ये क्या ही दे दें। स्क्रीन ऑन टाइम का बताऊं तो मैंने इसको 1.5K रेजोल्यूशन पे ही चलाया है और उसमें ये आपको अराउंड 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए कि अगर आप गेम्स ज्यादा खेलोगे तो आपके लिए ये नंबर अलग हो सकता है।
so the battery percentage depends on the usage. बट एक मिक्स सोशल मीडिया, कंटेंट कंजम्पशन और गेमिंग के यूसेज में इस फोन की बैटरी सही परफॉर्म कर लेती है। और अगर आपको बैटरी कम लग रही हो तो आप रेजोल्यूशन 1080p भी रख सकते हो, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ दिल की संतुष्टि वाली बातें होती हैं। और मेरे को वायरलेस चार्जिंग की कमी फील होती है क्योंकि मैं वो यूज करता हूँ। अगर आप यूज नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज जहाँ पे जेन्युइनली थोड़ी बड़ी कमी है वो है UI। देखो होता क्या है ना, हमें और आपको पता है कि फोन सेटअप करते टाइम कौन सी चीज को टिक नहीं करना। आम लोगों को पता नहीं होता तो वो बस डायरेक्ट नेक्स्ट करके फोन को सेटअप कर लेते हैं। और मैं इंटेंशनली फोन को ऐसे ही सेटअप करता हूं ताकि देख सकें कि आखिर हालत क्या है। और अनफॉर्चुनेटली iQOO 12 में ऐसा करने के बाद आपका फोन एड्स से भर जाएगा। फोन को सेटअप करते टाइम इतनी सारी चीजें ऑलरेडी टिक्ड है। इसमें से आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस को ऑफ करना है, लॉक स्क्रीन पोस्टर को भी ऑफ करना है, जो भी होम को भी ऑफ कर दो क्योंकि ये भी अननेसेसरी चीजों में आता है। और अगर आपने ऑफ नहीं किया तो क्या होगा, जब भी आप ग्लोबल सर्च में कुछ भी सर्च करोगे तो आपको फालतू की रिकमेंडेशंस और घटिया न्यूज दिखाई जाती है। इसके बाद प्लीज गलती से भी वी ऐप स्टोर को खोल मत लेना, क्योंकि खोलते ही ये आपको कहता है कि जो हमने हॉट एप्स और गेम्स का फोल्डर बाय डिफॉल्ट हटाया है मैं वो आपकी स्क्रीन पे वापस बना दूं। इसके अलावा जब एप्स इंस्टॉल होती है तो ये गंदी सी स्क्रीन सामने आएगी। इवन एप्स को अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये आपको बोलेगा कि अच्छा तुमने ये ऐप उड़ा दी, अब मैं तुमको इसके जैसी एक और गंदी ऐप दिखाऊं क्या। और अगर आप वी ऐप स्टोर को खोलने की गलती कर चुके हो तो उसका डेटा क्लियर कर देना, आपकी आधे से ज्यादा दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये सब तो हम बंद कर सकते हैं, आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि अगर मैं गलती से वी ऐप स्टोर को खोल के अग्री पे क्लिक कर दूं तो एक क्लिक में मेरे फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस पूरा बदल जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं और आप दोनों समझते हैं कि iQOO ने आखिर ऐसा क्यों कर रखा है। ये अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस को कम प्राइस पे कंडेंस करना चाहते हैं और कम प्राइस करने के लिए इनको कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसलिए उनको ये जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। और क्योंकि आप इन सभी चीजों को बंद कर सकते हैं तो ठीक है, मतलब किसी को सिखा दो जिसने चालू कर लिया है तो उसकी हेल्प हो जाएगी। मैं ऑब्वियसली ऐसी UI प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक लॉजिकल काउंटर आर्गुमेंट बता रहा हूँ। इस चीज को अगर हटा दें तो बाकी का UI बिल्कुल ठीक है। FunTouchOS 14 है जो कि Android 14 पे चलता है। 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस भी काफी प्रॉमिसिंग है। अब कैमरा जैसी बड़ी चीज पे आने से पहले इस फोन के स्पीकर्स अच्छे साउंड करते हैं, वॉल्यूम भी लाउड है, क्लियर है, बस थोड़ा सा बेस कम है, बाकी ऑडियो की ट्यूनिंग अच्छी करी हुई है। नेटवर्क डिपार्टमेंट भी इस फोन का ठीक है, डुअल 5G के साथ में आता है, इसमें Wi-Fi 7 भी है। सो मुझे iQOO 12 में नेटवर्क या स्पीकर्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत नहीं है। जिस प्राइस पे ये फोन आता है वहां इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। अब हम आते हैं कैमरास पे। तो देखो कैमरा सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। 50 मेगापिक्सल मेन, 64 मेगापिक्सल 3x पेरिस्कोप और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। अब सीधा एक लाइन में बोलूं तो एक 50-55 हजार का फोन जो कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक है उस हिसाब से ये फोन अच्छी फोटोज लेता है। और मुझे इनके कैमरा UI में एक फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इन्होंने कलर मोड चूज करने के लिए ऊपर 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, नेचुरल, विविड और टेक्सचर्ड। जैसे नेचुरल का मतलब तो सिंपल है नेचुरल, टेक्सचर्ड में थोड़ा आर्टिस्टिक और डिटेल वाली फोटो निकालने की कोशिश रहती है, और विविड में ये कलर्स को बूस्ट कर देता है। और ये होना एक अच्छी चीज है क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब मेरे को नेचुरल पसंद है तो मैंने सारे सैंपल नेचुरल मोड में ही लिए हैं, तो नेचुरल मोड में फोटोज अच्छी आती है। डायनेमिक रेंज भी ये ठीक ठाक बैलेंस कर लेता है। अक्रॉस द बोर्ड हर एक सेंसर की HDR प्रोसेसिंग अच्छी करी हुई है। फोटोज में डिटेल्स की थोड़ी कमी है, इमेजेस सॉफ्टर साइड में रहती है। कलर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको फीके लगे और आपको ज्यादा पॉपी चाहिए तो ऊपर से आप विविड मोड सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को नेचुरल कलर्स थोड़े पेल से लगते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ह्यूमन फोटोज लेते हो तो इसका 3x टेलीफोटो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स लेता है। जो नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलता है वो इन फोटोज को स्टैंड आउट करवाता है। चाहे हम एज डिटेक्शन की बात करें या हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखें, फोटोज अच्छी दिखती हैं। अब 2x वाला तो मेन सेंसर से डिजिटली जूम करता है, लेकिन 3x के लिए क्योंकि एक डेडिकेटेड लेंस लगा हुआ है तो इसके रिजल्ट्स बेटर दिखते हैं। और 2024 में देखना पेरिस्कोप कैमरास की बारिश होने लगेगी, काफी सस्ते फोन्स में भी ये आने लग जाएंगे। पेरिस्कोप कैमरास की बात कर ही रहे हैं तो 3x के बाद वाली फोटोज ये सारी इसी सेंसर से लेता है, और 10x जूम तक तो ये काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे हम एक टेलीफोटो कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स आते हैं। इमेजेस सिर्फ यूजेबल नहीं, एक्चुअल में बहुत अच्छी है। और अगर आपको 100x देखना है तो रहने दो, 100x पे जाके एक तो इसमें स्टेबिलिटी ही नहीं आती। मैं फोटो नोबिता की लेना चाह रहा था लेकिन इसने कहा मेरा फोकस तो शिजुका पे है, मैंने कहा ठीक है, मैन विल बी मैन। और अल्ट्रा वाइड कैमरा में कलर कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके कलर्स थोड़े और ज्यादा पेल हो जाते हैं और उसकी फोटोज थोड़ी और ज्यादा सॉफ्टर साइड में रहती है, और ऐसा 50,000 से नीचे वाले हर एक फोन में होता ही है। सो देयर इज नथिंग न्यू। सेल्फीज मेरे को हर एंगल से थोड़ी वीक ही लगी है। HDR बोलो, डिटेल्स बोलो, सब कुछ थोड़ा फीका फीका सा है। डिटेल्स थोड़ी जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट आती हैं और स्किन का टेक्सचर भी बचता नहीं है, और कलर्स भी मेरे को थोड़े ऑफ लगे हैं। तो सेल्फी कैमरा को अपडेट्स में एड्रेस करने की जरूरत रहेगी। नाइट मोड को अगर आप देखोगे तो वो मेरे को ठीक लगा है, काफी अच्छे रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता
करता है। ऐसे लगता नहीं है कि अननेसेसरी बस ब्राइट कर दी है इमेज को, डिटेल्स भी प्रिजर्व करके रखता है। तो इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से नाइट मोड में ऐसे कुछ एक्सेप्शनल रिजल्ट्स तो नहीं है, लेकिन काफी डिसेंट रिजल्ट्स ये प्रोड्यूस कर देता है। वीडियोस की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अच्छी नहीं है। जैसे इस सिनेरियो में देखो, जब तक सन कैमरा को फेस नहीं कर रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा तो सन इसके सामने आया और उसके बाद ये जो कलर्स को सेट करने का अंधा जोर लगा रहा है ना, वो आप साफ देख सकते हो। अब ये तो था एक चैलेंजिंग सिनेरियो। बेसिक आउटडोर वीडियोस ठीक बना लेता है। अगर आपका हैवी वीडियो यूसेज नहीं है तो कभी कभार वाली वीडियो तो बना देगा, बट ज्यादा उम्मीदें मत ही लगाओ। इंडोर वीडियोस फिर भी ठीक है, जैसे इस सीन में लाइट्स काफी साइड से आ रही है और एक तो कलरफुल लाइट भी है, लेकिन फिर भी इसने चीजों को काफी अच्छे से बैलेंस कर दिया है। और ये कैमरा यूआई में जो इन्होंने MM वाला गेम खेला है ना, भाई तुम एप्पल की स्टूपिड ट्रिक से इंस्पायर होना बंद कर दो। उन्होंने तो सिर्फ 1x वाले टॉगल में दिया था, यहाँ पे तो 2x में भी है, 3x में भी है और 10x में भी है। देखो है तो डिजिटल जूम ही, तो सीधा ही कर लेने दो। ये MM डाल के स्टाइल मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए? देखो ले सकते हो, iQOO ने सही में अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन अगर आप वेट करना चाहो तो OnePlus 12 जैसे ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है और वेट करना अच्छा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस में इस फोन को कोई भी जल्दी टॉप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका वो मेन काम है। तो गेम्स वेम्स के लिए चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फोन बनाया है। वो बात अलग है कि मैंने 500 कमियां गिना दी है। देखो मेरा काम है कमियां निकालना, तो मैं तो निकालूंगा ही। और 2023 में iQOO ने अच्छा काम किया हुआ है। इनको हमने ईयरली प्रॉब्लम्स वाली वीडियो में अप्रिशिएट भी किया था और कुछ ब्रांड्स को हमने धोया भी है। देखना चाहो तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।